बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन निसफ सदी की लड़ाई शायद फौरी तौर पे ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, और यह भी मुमकिन नहीं था कि दोनों मुल्कों को करीब लाया जाता, दूरियां दूर की जाती और एक ही टेबल पर बिठाकर मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से ये मुमकिन हो गया, और अब भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसी के नतीजे में मुस्तकिल तौर पर दुनिया को अमन देखने को मिलेगा। आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, और उस हमले के बाद भी उन्हें याद था पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान का तज़किरा किया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तज़किरा किया। और इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आज पाकिस्तान की सफारतकारी के चर्चे गाए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के माबैन इस वक्त तनाज़ा जहाँ रुका हुआ है, उससे भी निकलने के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे तस्फिया होना बाकी है। और अगर देखा जाए तो आज भी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो काफ़ी हद तक मामलात तय करने के करीब पहुँच चुके हैं, और किसी भी लम्हे मुस्तकिल जंग बंदी और मुस्तकिल मुआहदे का ऐलान हो सकता है। अलबत्ता इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि कुछ कुव्वतें ईरान के अंदर भी हैं जो नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अलबत्ता टेलीफोन लाइन पर भी अब बातचीत हो सकती है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से मस्कत गए, और अब इत्तलात ये हैं कि दोबारा इस्लामाबाद पहुँचे हैं और बातचीत का अमल जारी है। पाकिस्तान की ये कामयाबी, ख़ास तौर पर सफारती कामयाबी, पूरी दुनिया के लिए इसलिए एक तवज्जो का मरकज़ बनी है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या इस वक्त जो हालात बने हैं पूरी दुनिया के, जो रीअलाइनमेंट की बात भी की जा रही है, मशक़ वस्ता के ममालिक के मुस्तबिल की बात की जा रही है, वो मंजरनामा क्या होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दो सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब आमिर इलियास राना साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क के सीनियर साफ़ी हैं। समीना पाशा साहबा सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज़कियाकार भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ आमिर इलियास राना साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। इस्लामाबाद ख़बरों का मरकज़ है, पूरी दुनिया के इस वक्त ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरानी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुँच भी चुके हैं, कुछ अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं। कितनी पेशरफ्त आप समझ रहे हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से, और फिर ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का जाना, फौरी इस्लामाबाद वापस आना, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, सब रिपोर्ट कर रहे थे कि मंगल को आएंगे, जुमेरात को आएंगे। मैंने सुबह 11:15 बजे अपने ही टीवी पे खबर ब्रेक की थी कि वो आज शाम को आ रहे हैं, और वो आ भी गए। और जो तैयारा उन्हें लेके इस्लामाबाद आया था तेहरान से, वो कल चला गया था, आपको पता है, वापस तेहरान। और वो जो गुफ्तगू यहाँ हुई, जो अमेरिकन मैसेज था, पाकिस्तान का था, सफारती राब्ते थे, वो फिर ले गए, और उसका जवाब लेके वो भी नूर खान बेस पे उतर चुके। आगे पीछे 10 मिनट के दोनों तैयारे आए, और हमारे कुछ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और फॉरेन ऑफिस के लोग उनको मस्कत लेके गए थे और वापस ले भी आए। गुफ्तगू हुई, तो वो तो जाहिर है एक चल रही है बात, आबना उर्मुज़ का कंट्रोल ओमान और तेहरान कैसे करेंगे, यानी ईरान, और पाकिस्तान का रोल क्या है यूरेनियम की अफजूदगी के बाद उसके ऊपर। जैसे चूंकि रूस के तो वो लोग मौजूद थे ना वहाँ पे, सारे साइंसदान, और नहीं माना था अमेरिका, और पाकिस्तान क्या संभाल सकता है उसको या क्या होगा। लेकिन बुनियादी शर्त ईरान की अभी इस वक्त यह है कि अगर आपने आमने सामने बैठना है तो जो ब्लॉकेड किया कायम वो खत्म करें, धमकी पे हम नहीं बैठेंगे। और यही उम्मीद थी जो धमकी लगा रहे थे बार बार सदर ट्रंप को, कि उनको अपने लोकल ऑडियंस का सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है कि वहां वो विन विन पोजीशन में जाना चाहते हैं। लेकिन ईरान के लिए भी यही मसला है कि वो जो आमने सामने जो आपने पाकिस्तान का कारनामा बताया, गो के वो हजम नहीं हो रहा बहुत सारे लोगों से, लोग मायूस भी हो चुके, और हम कह रहे थे कि हो गया। और मेरी अपनी इतला ये है कि तमाम मामला तय हैं। अब ये इफ एंड बट्स के साथ दोनों अतराफ अपने अपने लोगों के साथ खेल रही हैं, अमेरिका भी और ये भी, क्योंकि हजम नहीं हुआ आमने सामने बैठना, खास तौर पे
तेहरान के अंदर 47 साल से एक इनकलाब है वहां पे, और वो जो उसके दाई हैं वो मर्ग भर अमेरिका के नारे लगवा रहे थे, और वो अब एकदम सामने बैठ गए, तो वहां कोई आसान काम नहीं है उसको लेके चलना। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, वो जो टेक्निकल कमेटियां उस दिन मुज़ाकरात में ईरान ने अनाउंस की थी कि हमने बना दी अमेरिका और आपस की, वो भी चल रहा है सारा काम, क्योंकि जो पैसे डी फ्रीज होने हैं वो कैसे जाने हैं, जो पाबंदियां हैं वो कैसे खत्म होनी है, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ आहिस्ता आहिस्ता होंगी, वो निटी-ग्रिटी तय हो रही है। और आज आपने देखा है कि कितनी जबरदस्त सरगर्मियां ईरान की तरफ से हो रही हैं, कि सऊदी वजीर खारजा से बात कर रहे हैं, कतर के वजीर आजम से कर रहे हैं, फ्रांस के वजीर खारजा से बात कर रहे हैं, और सब घूम फिर के कहाँ आ रहे हैं? इस्लामाबाद। इस वक्त इरना ने रिपोर्ट किया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात जारी है। ठीक हो गया। आमिर यासन साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जिसका जिक्र अभी ईरान साहब कर रहे हैं कि बहुत सारे मामला तय पा चुके हैं, और फिर ये कितनी बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, जिसकी खबर को ब्रेक राणा साहब भी कर रहे हैं। राणा साहब ने सुबह ही कह दिया था कि आज वज़ीर ख़ारजा पहुँचेंगे, यानी पाकिस्तान ही मस्कत लेकर जाए, फिर मस्कत से पाकिस्तान वापस आए, अपना त्यारा फराम किया जाए। मामलात आपको लगता है कि काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इस उम्मीद की तरफ तो नज़र आता है कि जी बहुत जल्द जो है वो मामलात बेहतर हो जाएंगे, मुआहदा हो जाएगा। देखिए, अमर साहब, ट्रंप साहब की बात पर यकीन करने से बेहतर है कि इंसान की बात ही ना करे। वो अगले दिन इंटरव्यू में कह रहे थे कि आई नो ग्रीस इज अ वेरी गुड मैन। मेरी उनसे बातचीत है, तो उनको ये भी याद नहीं रहता कि वो किसी मुल्क की बात करें, किसी शख्स की बात कर रहे हैं। बहरहाल, पाकिस्तान की अनथक कोशिशों और कुछ हद तक चंद दूसरे ममालिक की मदद से हालात अब यहाँ तक पहुंच गए हैं कि मुआहदा करना दोनों की मजबूरी है। अमेरिका की मजबूरी है और ईरान की भी मजबूरी है। ईरान की मजबूरी इसलिए है कि भाई 47 साल से वो इतनी मार खा रहे हैं, और पिछले जब हमले हुए हैं उसमें बहुत नुकसान उठाया उन्होंने, जानी भी, माली भी, हर तरह का भी। बिल्कुल ठीक। उन्होंने भी अपने अवाम को जवाब देना है, कैसे वो उनको संभालेंगे। लेकिन आप बता दीजिए कि ईरानी अवाम खड़ी है अपने जो भी जिस किस्म का भी सिस्टम है उनका उसके साथ, और वो अपनी जान देने को तैयार है। ट्रंप साहब का एक बहुत बड़ा मसला एक और भी है जी। कि वो उन्होंने चीन जाना है, चीन के सदर से मिलना है, और चीन के सदर से मिलने के लिए वो चाहते हैं कि जब वो जाएं वहां पर तो वो एक फातेह की हैसियत से देखे जाएं। वो एक बाकी मामला शायद पीछे पहले भी हल हो चुके हुए थे, ये तो ट्रंप साहब ना शुरू करते, वो हुर्मुज़ भी खुला हुआ था, और ट्रंप साहब पिछले दौर में अगर मुआहदा मनसूख ना करते तो मुआहदा भी हुआ था। तो ये तो ट्रंप साहब ने जानबूझ के जो मसला खड़ा किया अपने लिए, अब वो उनके गले पड़ गया हुआ है। उन्होंने चीन जाना है, और चीन जाने के लिए वो चाहते हैं कि फातेह की हैसियत से, या कम से कम इस हैसियत से जाएं। उन्होंने ईरान को किसी हद तक जेर कर लिया है। ठीक। वो अब ये बाकी टेक्निकलिटीज हैं सारी। अच्छा। मैंने कहा ना, पहले भी खुला था, ईरान ने धमकी दी लेकिन कभी बंद नहीं किया। न्यूक्लियर का मसला पहले हल हो चुका हुआ था, और जब ये हमला हुआ उससे पहले भी आपको याद होगा कि ओमान के वजीर खारजा ने इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मामला तो तय हो चुके हुए थे। तो अब वो इतना मेरा ख्याल इशू नहीं रहा इतना ज्यादा, और वो हल आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहे हैं। बेसिकली वो चाहते ही हैं ट्रंप साहब, उनके हाथ में कोई ना कोई ऐसी जंजीर रहे जिससे वो ईरान को जब चाहे खींच सके। वो ईरान करने को तैयार नहीं है, तो मसले यहाँ इतना अटका हुआ है। बाकी तफसीलें आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी, बात होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। समीना पाशा साहबा, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सफारतकारी को बड़ा कामयाब करार दिया जा रहा है, लेकिन अभी आमिर या राणा साहब भी जैसे जिक्र कर रहे थे कि बाज़ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं। आपका भी एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा, इसमें आपने लिखा, जिसका पहला जुमला अफसोस पाकिस्तान की सालसी नाकाम होगी। अगरचे उसके बाद आगे आपने पाकिस्तान के जो इंटरनल मसाइल हैं, आम आदमी के मसाइल, उसका तज़किरा भी किया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिश नाकाम हो गई? जी शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, देखिए, जो पाकिस्तान ने पीस के लिए एफर्ट्स किए हैं उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और उसको तो हर कोई अप्रिशिएट ही करेगा। यकीनी तौर पर हमें भी इस बात की बहुत खुशी है, और पाकिस्तान को यही करना चाहिए था। पाकिस्तान ने गुड फेथ में भी ये किया है ताकि पीस कायम हो। पाकिस्तान को सूट भी यही करता था, क्योंकि पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता कि उसके बराबर में एक जंग लगी रहे, जिसकी वजह से हमें पहले ही काफी मसाइल का सामना ऑलरेडी करना पड़ रहा है। और तीसरी बात ये कि हमें ये भी सूट नहीं करता कि यहाँ पे इजराइल या अमेरिका आके एक अड्डे बना के यहाँ पे बैठ जाएं। तो हमें यही सूट करता है कि ये जंग खत्म हो और वापस ये लोग अपने अपने इलाकों में जाएं, और पाकिस्तान ने उसके लिए जो डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स किए हैं वो बेहतरीन किए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं।
जहां तक मेरे ट्वीट की आपने बात की है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो कल जिस तरह से ईरानी वजीर खारजा जब वापस गए हैं, तो उसके बाद दोनों की तरफ से जो मैसेजेस कन्वे हुए, ईरानी वजीर खारजा ने भी इस तरह से थैंक्स किया पाकिस्तान का कि जैसे चीजें वाइंड अप कर रहे हैं वो, और डोनाल्ड ट्रंप का जो आया तो उन्होंने भी ये कहा कि अब हम सफर करके फर्दर नहीं जा रही है वो, तो उससे ऐसे लगा कि अब ये लोग, उन्होंने कहा कि डायरेक्टली हम ईरान के साथ बात करेंगे, तो उससे तासुर ये मिल रहा था कि जैसे अभी इनिशियल जो यहाँ पर इस स्टेज तक जो एफर्ट्स थी शायद वो किसी तरफ नहीं पहुंच सकी मुस्बत अंजाम की तरफ। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मेरा वैसे इस ट्वीट करने का बुनियादी मकसद ये था कि पिछले पूरे वीक में आपने देखा जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद किया गया और शहरियों ने बड़ी ज्यादा ख्वारी उठाई, और उसके साथ साथ जो कारोबारी नुकसान हुआ वो अलग है अपनी जगह, जो आपका तालीमी नुकसान हो रहा है वो अलग है अपनी जगह, जिस तरीके से लोग सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं वो अलग है अपनी जगह। और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि जो ये तो बेहतरीन काम है कि फील्ड मार्शल अपना उनसे मिल रहे हैं, उसके ऊपर सफारतकारी अभी भी जारी रखे हुए हैं, या वजीर खारजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा कोई और इस वक्त प्रायोरिटी हुकूमत की है नहीं। भाई जो काम इनका है वो कर रहे हैं, उन्हें करने दें, लेकिन बाकी गवर्नमेंट कहाँ है? आपके इस वक्त मुल्क में हालात ये हैं कि पेट्रोल प्राइस तकरीबन 400 रुपए हो चुका है, लोड शेडिंग दबाकर हो रही है, और लोगों के कारोबार जो हैं वो बंद हुए पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम शदीद तरीन माशी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे में लग रहा है कि हुकूमत का बिल्कुल भी फोकस जो है वो अपने आवाम की तरफ नहीं है। तो मेरा बुनियादी मकसद लगता नहीं आपने ये ट्वीट जो है शायद जल्दी में कर दिया, क्योंकि मुज़ाकरात तो ऑन गोइंग थे, अभी आना था वापस ईरानी वज़ीर खारजा ने, और अभी ये अल्फाज जो है कि सालसी नाकाम हो गई। डिफेंस एनालिस्ट ने जो भी बात की ना वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ट्रंप का भरोसा नहीं होता, उसके एक स्टेटमेंट के ऊपर आपको लगता है कि शायद अब ये दोबारा जंग करने लगा और सालसी कामयाब नहीं हुई, लेकिन अगले ही स्टेटमेंट पे लगता है कि नहीं वो दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो गए। तो ये ठीक बात कह रहे हैं आप कि ये इनके बार बार जो है वो ऑन भी हो रहे हैं, ऑफ भी हो रहे हैं मुज़ाकरात, और ये चल रहा है, लेकिन बैकडोर कुछ ना कुछ रास्ते हैं। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि दोनों फरीक, जो अच्छी बात है, जो कि पॉजिटिव है, कि दोनों फरीक शायद जंग चाहते नहीं हैं, और दोनों इसीलिए एक वे आउट चाहते हैं कि अगर हम एक सिचुएशन में आ गए हैं तो हम इस सिचुएशन से निकल जाएं। वो जंग फर्दर नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से जो मुज़ाकरात का एक विंडो है वो कहीं ना कहीं वो खोले रखते हैं, या कम से कम कोशिश करते हैं कि कोई उनके लिए खोला रखे, लेकिन कम से कम कोई भी रास्ता रहे। तो ये इसी तरह है। अब ये कितना लंबा प्रोसेस होगा, ये अभी कंक्लूड हो जाएगा या अभी कोई महीना और लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने से जो है ये सारा कुछ राब्ते वगैरह चल रहे हैं। तो ये चीजें अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग लास्टिंग है या इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, तो हम ठीक है वो एक बेहतरीन काम है, आप करें, लेकिन जो मेरा तवज्जो दिलाने का मकसद था वो ये था कि थोड़ी अपने आवाम को भी पूछ लें, इस बेचारी का भी कोई ख्याल कर लें कि इसके मसाइल भी हैं, इनको भी ठीक करना है। बाकी ये बात ठीक है कि मुज़ाकरात जो है ये एक कॉम्प्लेक्स अमल है, और इसमें कभी तातुल भी आ जाता है, कभी डेडलॉक भी आ जाता है, कभी दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है समीना, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे कि जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, या जिस तरीके से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी की वजह से लोगों को परेशानी है, क्या ये परेशानी बर्दाश्त करनी चाहिए लोगों को एक बड़े मकसद के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 2 ममालिक के माबैन सालसी करवा रहा है, मामला सेटल करवा रहा है, जिनके बारे में शायद किसी बड़े बड़े ममालिक को भी तवक्को नहीं थी। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर यासाना साहब, जिसका समीना पाशा जिक्र कर रही हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें उठती हैं कि जनाब इस्लामाबाद आपने बंद किया हुआ है, लोगों को परेशानियां हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ठीक है, पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। दूसरा, दी हिल अमरीकी एक बहुत पॉपुलर अखबार है, उसने जो रिपोर्ट किया है ख़ास तौर पे उसने लिखा है कि पाकिस्तान के बारे में अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त ज़्यादा जो है वो मुतहरक हुए जब पाकिस्तान ने शिकस्त दी हिंदुस्तान को, तो उसके बाद से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के जो है सईद आसम मुनीर, उनसे मिलना भी चाहते हैं। उसके बाद फिर उनके एजाज़ में लंच का एहतमाम भी हुआ। ये टर्निंग पॉइंट लोग कहते हैं कि उस वक्त था पाकिस्तान की, उसके बाद की सफारतकारी जो है वो पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर ले आई है। देखें मलिक साहब, चूंकि आपने समीना साहिबा के ट्वीट का भी जिक्र किया और उन्होंने बड़ी तफसील से वजाहत की। देखें, बीइंग जर्नलिस्ट मैं करूं, कोई तबसरा सोशल मीडिया पे आप करें, समीना साहिबा करें, कोई भी करें, ये उनका राइट होता है। लेकिन फिर जब आप उस पर मुसर हों कि आपने फैसला दे दिया कि ये सालसी नाकाम हो गई, जबकि आपको याद होगा कि जब ये सरकारी ज़राए से खबर आई थी कि ये आ रहे हैं, और लेकिन आप जहन में रखिएगा कि सिफारतकारी एक तवील और पेचीदा अमल है।
मैंने तो आपसे कहा कि मेरे पास तो खबर है कि मामला तय हो चुके, मैं उस पर कायम हूँ और चीजों को निटिग्रिटी होगी, लेकिन हर चीज एकदम वो ये ना कि एकदम नहीं हो सकती तय, हर चीज का एक वक्त होता है। लेकिन आप जब फैसला दे देते हैं तो फिर उसको आपको बताना चाहिए कि मैंने ये फैसला सालिसी की नाकामी का क्यों दिया। हमने दी खबर, हमने उस वक्त भी उनके जाने पे भी कहा कि बिल्कुल मामलात अभी चल रहे हैं, फिर सबने खबर दी कि वो किसके साथ गए हैं, किस तैयारे में गए हैं, फिर हमने दी कि अभी वो आ रहे हैं। तो ये कोई चीज खत्म नहीं हुई। सदर ट्रंप के ऊपर हम हर रोज कहते हैं, मैं तो लिखता हूँ कि उनकी हट्टी खुलने वाली है, वो ये कर रहे हैं, वो 1 घंटे में 4 इंटरव्यू देते हैं और चारों मुख्तलिफ सिमत में जा रहे होते हैं। लेकिन जो बातचीत है ना वो सीरियसली जारी है। ये नहीं है कि अगर उनके लाउबालीपन को या उनके इस तरह तहमकाना अंदाज को और वो जो मजाक उड़ाते हैं, वो उन्होंने क्या किया वहां पे बिठा के यूक्रेन के सदर के साथ, मतलब आप किसी चीज को नहीं भूलते। लेकिन जब आप फैसला भी जर्नलिस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप जाएं। मैंने भी ट्वीट किया इस्लामाबाद के शहरियों पे कि किस अदाब से गुजर रहे हैं, ये हमारा काम है बीइंग जर्नलिस्ट। हम टीवी पे भी खबर देते रहे और लोगों को बराह रास्त फोन करके जो मैटर करते हैं कि भाई ये काम ना करें। खुशी एक मौजूद है, उस खुशी के फिलर को इस तरह की, मतलब इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए लिए गए एम टैग लगा के गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे। भाई फिर जो आपने नाके लगाए हैं एम टैग वालों की अलग लाइन कर दो ना। आप कंटोनमेंट्स में कहीं जाते हैं ना, स्टिकर लगी हुई गाड़ियां है ना, तो उनको वो निकाल देते हैं, है ना कि जी हमारे पास डाटा आपका, आप निकल जाए। तो यहाँ क्यों अजाब में डाला? ये इन्होंने, इंतजामिया ने गलत काम किया जिससे लोग बहुत मुतनफर हुए और लंबा काम हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं, हमें डोमेस्टिक इश्यूज पे बात करनी चाहिए। लेकिन जब हम मिला के बात करेंगे ना तो तासुर होगा कि जैसे हमें को गुस्सा आया हुआ है और हम उसकी बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक इशू पे कौन साफी है जो कहेगा हुकूमत ये काम ना करे, आम आदमी के लिए ना करे। लेकिन वो अभी आपने चूंकि वो बात कर दी जो हुई पिछले साल जो हमने जीती, तो आज ही मैं फेसबुक पे देख रहा था, मैंने शेयर किया है। हमारे पास उस वक्त भी इंफॉर्मेशन थी। मैंने आज के दिन अपने टीवी पे जो मैंने और खालिद महमूद साहब ने किया, हमने कहा हम इस दफा इंडिया को एक्सप्रेस पे जो हमारी चली भी सही कि घुस के मारेंगे। हमने मारा किस दिन? 10 मई को। हमने ये कहा कि हमें पता है कि हम कहां खड़े हैं, हमारी कैपेबिलिटीज का हमें पता था। तो ये चीजें जर्नलिस्ट के तौर पे गलत भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें आपके सामने आ रही होती हैं, उस पर जल्दी तबसरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बढ़ाया, लेवी बढ़ाई, कौन कहेगा कि ये ठीक है? हम तो मैंने उस रात कहा कि ये गलत है। आप इस वक्त एक अच्छे तासुर में आवाम के सामने जहां गवर्नमेंट खड़ी हुई है, पूरी की पूरी रियासत खड़ी है, इस तरह के काम ना करें। आप पकड़े उनको जाके जो लोग टैक्स कलेक्शन में नाकाम हुए हैं, वो ब्लू आइड आपके कहलाएं अगर चेयरमैन एफबीआर, तो वो कसूर प्राइम मिनिस्टर आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। क्योंकि गाड़ियां दे दी 900 दे, आप मेरे तरफ से 1500 गाड़ियां दे दें, लेकिन मुझे कलेक्शन में तो 15-20 हजार अरब रुपए इकट्ठे करवा देना। क्योंकि इस मुल्क में मुझे, आपको और हम समीना तीनों जर्नलिस्ट बैठ जाए, हम बता देंगे यहाँ टैक्स चोरी हो रहा है। वहां क्यों नहीं घुसते भाई आप? क्या लाहौर की, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची की मार्केटों का हमें नहीं पता, जहां करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है और वो चंद हजार रुपए सालाना टैक्स देते हैं? क्यों देते हैं? ये वो चोरी है जो सब मिलके करते हैं, बहसियत माशरा करते हैं। वो अलग बहस है, फॉरेन ऑफिस एक अलग बहस है। बिल्कुल ठीक है जरी साहब। ये जो बात हम कर रहे हैं कि जी हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भी बड़ा एक जो है इसमें अहम किरदार अदा किया, जिस जिक्र मैंने किया दी हिल अखबार का भी, उसमें भी जिस तरीके से ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद से पाकिस्तान बड़ा जो है प्रोमिनेंट हो गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिलने के ख्वाहिशमंद भी थे। मिलिट्री डिप्लोमेसी ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया और ख़ास तौर पे इंडिया को शिकस्त देने के बाद हमें जो है इम्पोर्टेंस मिली दुनिया में, जो आज हम ये सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरा थोड़ा सा इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये जो हम बात करते हैं कि जब ठीक है हमारे मसाइल हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, इस वक्त हम सफारती सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में हम इसको मटेरियलाइज कर पाएंगे, लगता है हम इसको कर लेंगे? ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो हैसियत है जोग्राफी के लिहाज से, एक आटमी ताकत होने के लिहाज से, एक बड़ी अफरादी क़ुव्वत वाले मुल्क के लिहाज से, वो दुनिया सारी को पता थी, हमें खुद पता थी। लेकिन हमारे अपने लोग ही हमारा मजाक उड़ाते जब हम ये बात करते थे। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को यह समझ आ गई है कि पाकिस्तान इस वक्त वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया इसका महवर है, इसका पिवट है यहाँ पर ये। और इसको जिस तरीके से ये जो जंग हुई, आम दुनिया का ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान लेट जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से भी मैं ये जानता हूँ कि लोगों का ख्याल था कि भारत में बहुत बुरी तरह मारेगा नहीं ये। लेकिन थोड़ा बहुत क्योंकि मैं अंदाजा था कि पाकिस्तान ने कैसी तैयारियां की हुई हैं, तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसे काम करेगा कि दुनिया देखेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक मिलिट्री पावर के तौर पर भी रिकग्नाइज करवाया। अब बाकी सारी जो पाकिस्तान की अल्लाह ताला की तरफ से वदियत की हुई
ताकतें थी वो तो अपनी जगह मौजूद थी। अब अल्लाह ताला ने ये एक आपको बड़े वाजे ये मौका फराहम किया। और ये मौके पहले भी आते रहे, लेकिन को इस्तेमाल करना, ये वो कमाल है जो पाकिस्तान की इस लीडरशिप ने, जो टीम पाकिस्तान ने किया है। इसको इस्तेमाल कैसे करें, अब उसको हम इस जगह पर ले आए पाकिस्तान को कि पूरी दुनिया हमारी बात तो कर रही है, बिल्कुल ठीक। और पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ये पसंद भी नहीं कर रहे। लेकिन इसको अब हमने ऐसे कैसे लेके चले। देखिए, सॉफ्ट पावर पाकिस्तान की रिकग्नाइज हो गई, मिलिट्री पावर तो पहले रिकग्नाइज हुई थी, जी अब जी पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर भी रिकग्नाइज हो गई है। तो क्या एज ए सॉफ्ट पावर पाकिस्तान इसको अपने मुल्क के लिए, अवाम के लिए कैश करवा पाएगा? क्या हम इसको मुल्की सतह पर जो पॉलिसीज बनती हैं वहां पे लेके जाएंगे? क्या एक ये मुतहर्रिक और एक मुसलसल जहद जो है हमारी, ये उसका एक हिस्सा होगी कि हम अपने अवाम को, अपने आप को इस कर्ज के दलदल से निकालें जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिससे निकलने का आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम स्वयं कीमतें बढ़ाने के हम कुछ कर नहीं रहे। हमने अपना जो गले में पत्थर डाल के आईपीपीस का ये सब कुछ दे दिया है। खुद ही हमने मतलब ये जो सोलर के पैनल मंगवाए, अब उनके ऊपर हम सूरज पे भी टैक्स लगा के बैठ गए। ये तो मसाइल हुकूमत को, एक अगर आपने अपने आप को मनवाना है तो फिर एज ए कंट्री आपको मनवाना पड़ेगा। आप ये नहीं रिकग्नाइज करवा सकते कि जी हम मिलिट्री पावर तो हैं लेकिन हमारे हाथ में कशकोल भी है, हम अपने अवाम का ख्याल नहीं रख सकते। हमें देखिए एज ए कलेक्टिव नेशनल पावर आपको सामने आना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी अफराधी कुव्वत का मुस्बत इस्तेमाल भी है, जिसमें आपकी जो बाकी इश्यूज हैं उन सबको भी आपने लेके चलना है। ये तो एक जहद मुसलसल है, ये बिल्कुल ठीक है। एक दिन में होने वाला काम नहीं हो, करने वाला काम है ये। बिल्कुल ठीक है। समीना पाशा साहब, जब हम बात करते हैं जी कि अवामी मसाइल हैं, फिर लोग ये भी कहते हैं कि इस वक्त को जो हुकूमत है, चले उस हुकूमत के तो अपने इश्यूज़ होते हैं, हुकूमत सफारतकारी कर रही है, बाकी मामला देख रही है, और अगर अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ है तो उसमें आवाज़ उठाना अपोजिशन का भी बड़ा एक अहम किरदार होता है। हमारे यहाँ अपोजिशन भी अपने महदूद एजेंडे के अलावा कोई बात नहीं करती। क्या आप समझती नहीं है कि क्या अपोजिशन अगर एक प्रॉपर किरदार अदा करे महंगाई के ऊपर, बिजली की कीमतों में इजाफे पे, गैस की लोड शेडिंग पे, तो हुकूमत के ऊपर एक दबाव आ सकता है? क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे या बाज़ लोगों ने, जर्नलिस्टों ने ये दबाव डाला और आज वज़ीर तवानाई को ये बात कहनी पड़ी कि जनाब 25 किलोवाट के ऊपर जो है ये नेपरा लाइसेंस फीस लगाएगा, उसके नीचे घरेलू सार्फिन के ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। तो उससे रिजल्ट तो निकलता है जब अपोजिशन या मीडिया या बाकी सिविल सोसाइटी बात करती है। पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मेरा एक जो हल्का फुल्का तबसरा है उसको एक फैसले की हैसियत मिल चुकी है, और उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हुआ है कटहरे में खड़े करके कि ये क्यों और कैसे लिखा गया। भाई कोई 2 घंटे में लोड शेडिंग से तपा बैठा शख्स होगा तो वो कोई लिख ही देगा कि भाई इस अच्छा, पे भी ध्यान करना। आपने लोड शेडिंग के तो गुस्से में लिख दिया? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो इतना अहमियत इख्तियार कर गया कि उसको राणा साहब जो हैं वो एक फैसले की हैसियत दे रहे हैं। अच्छा, एनीवेज जो आपने ये बात की है, बल्कि मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मजे की बात ये कि मेरा तो जस्ट एक तबसरा था और कोई उससे इत्तेफाक कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता, बिल्कुल हर किसी का राइट है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पूरे सिनेरियो में जो इतने जिम्मेदार हमारे जर्नलिस्ट हैं वो तो कई दफा जहाज के जो है लैंडिंग की खबरें दे चुके थे कि पहुंच चुका है ये वो, और वो पता चल रहा था कि कुछ नहीं है। तो वो जो नाकामी वाली बात थी वो ये थी कि जैसे हमें ये लग रहा था कि इस फेज में वो आ जाएंगे, दोबारा से बिठा देंगे, तो वो चीज जो है वो फिलहाल पॉसिबल नहीं हो सकी। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में था। बाकी जो आपने ऑपोजिशन की बात की है, बिल्कुल मलिक साहब मैं आपसे 101% इत्तेफाक करूंगी कि जहां पे हम सब जर्नलिस्ट होते हैं या आम शहरी हैं वो अपनी आवाज उठाते हैं, तो सब ऑपोजिशन की तरफ भी देखते हैं और उनको बिल्कुल एक मौसर आवाज उठानी चाहिए, भले उसका कोई इम्पैक्ट हो या ना हो। लेकिन उनका काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आवाम की आवाज बने, आवाम के मसाइल को उजागर करें। अपना भी वो मसला हल नहीं कर पा रहे, वो तो अपनी जगह एक फैक्ट है। लेकिन चलें, अगर उस पर आप नहीं भी बात कर रहे हैं या नहीं भी उसका कोई हल निकल पा रहा आपसे, तो कम से कम जो अवाम के मसाइल हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ऑपोजिशन पार्टी कि वो अवामी मसाइल पर उस तरह नहीं बात कर सके और नहीं उन्होंने उनको हाईलाइट किया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं जिनके ऊपर वो बहुत खुलकर बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको अहमियत ही नहीं दी। पता नहीं कौन से अपने ही मसाइल में उलझे रहते हैं, अपने ग्रुपिंग्स और उन सब चीजों में, कि जिसकी वजह से बिल्कुल अवामी मसाइल जो हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं। और यही वो बात है कि जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा भी किया, जो आपने भी बात कही, कि मेरा भी मकसद यही था कि भाई सब इन चीजों पे आवाज उठाएं ताकि इनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन ले, कुछ उसको रिलीफ मिले। जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि एक सोलर वाला फैसला आया था, उसके ऊपर जब सबने
एक क्रिटिसिज्म किया, बात की, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो रिवाइज करने पे मजबूर हुए। तो मेरा मकसद यही था कि भाई जो वो हो रहा है सो हो रहा है, कम से कम इन चीजों की तरफ भी सब ध्यान करें, इस पे आवाज उठाएं, लोग बड़े ख्वार हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ऑपोजिशन का भी काम है तो मीडिया का भी काम है वॉच डॉग के तौर पर कि वो भी बिल्कुल अवामी मसाइल के ऊपर हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी करता है। देखिए ये तो बड़ा आसान है ना कहना मलिक साहब कि जी ये इस तरह हो गया तो हमने यूं कर दिया, तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर तो मैं वजीर आजम बन जाती हूँ, इस तरह तो मुल्क मैं भी चला लूंगी कि मैंने इधर से पैसे पकड़ के उधर दे दिए, इधर से पेट्रोलियम प्राइस बढ़ी तो मैंने इधर से जो है वो अब खुद बढ़ा के अवाम को कर दी। तो ये तो फिर एक बड़ा सिंपल है। आपका बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, आपने ही सॉल्यूशन हम्म, निकालने हैं, आपने आउट बिल्कुल ऑफ द ठीक। बॉक्स सॉल्यूशन निकाल के अवाम को रिलीफ देने हैं, आपने ऐसी स्ट्रैटेजीज डिजाइन करनी है कि जिससे आपका जो कौमी खजाना है उसको झटका भी ना लगे, अगर लगे भी तो इतना हो कि काबिले बर्दाश्त हो, और जो आपका गरीब तबका है सारा बोझ बिल्कुल उसके ठीक। ऊपर अल्टीमेटली ना आ जाए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि जो सारा के सारा, अब आप देखिए इन्होंने शुरू में जी वो जी। सब्सिडी अनाउंस की थी बाइक्स को, ये वो ना तो केपी हुकूमत वो सब्सिडी जो है वो डिलीवर कर रही है, ना पंजाब हुकूमत वो ऐप और वो 200 रुपए की सब्सिडी, या पता नहीं सिंध हुकूमत ने भी कुछ पैसे देने थे, कहाँ है वो? मुझे बिल्कुल तो ठीक। कोई एक मोटरसाइकिल वाला नहीं मिलता जिसने कहा हो कि जी उसको कोई सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। तो बिल्कुल आपकी ठीक। जो गवर्नमेंट्स हैं वो चीजें वे आउट निकालती हैं कि किस तरीके से ठीक हो। हमने लोगों को बचाना है, कि अगर बिल्कुल। कोई एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हमने कैसे अपने लोगों को सेव करना है। ये नहीं है कि बिल्कुल जी ठीक। अब हम क्या करें, ये तो ऐसा ही है, अब आप खुद ही जाने। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अहमद, ये आसान सा प्रोग्राम चूंकि खत्म होने वाला, वेरी क्विकली अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। जो इकरार हसन साहब हमारे एक सीनियर साफ़ी थे, आजकल खैर वो एक मुहिम चला रहे हैं, सियासी मुहिम चला रहे हैं। एयरपोर्ट के ऊपर एक सरकारी जो है एहलकार उनके ऊपर तबसरा करता है कि उनकी नाकामी के ऊपर ये रवैया हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। क्या सरकारी एहलकारों को, इस सरकारी अफसरान को इस किस्म के सियासी तबसरे अपनी ड्यूटी के दौरान करने चाहिए? मैं थोड़ा पहले आऊंगा कि देखिए यहाँ पे ना लोग गोरी चमड़ी से चूंकि मुतासिर होते हैं, यहाँ पे भद उड़ाई गई कि जी देखे जी कोई सरकारी मीडिया नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया खबर नहीं दे रहा, बाहर से दे रहे हैं। बाहर से किसने खबर दी थी? 3:19 पे मैंने ट्वीट किया और लाइव एक्सप्रेस पे मैंने कहा कि अमेरिका और ईरान आमने सामने 3 बजे बैठ गए। किसी ने दी पूरी दुनिया में खबर? जब खबर कब आई? जब ईरान ने कहा हमने 6 कमेटियां बना दी हैं, उसके बाद तबसरे शुरू हुए 4 घंटे 5 घंटे के बाद। हमारा काम है खबर देना और उसके ऊपर तबसरा करना, वो हमारी जाती राय होती है। हमारा काम ही यही है कि हम देखें। मैं इकरारुल हसन के मामले पे बिल्कुल नहीं बात करूंगा, वो आपके लिए इशू होगा, मेरे लिए इशू नहीं है। वो जो मर्जी करें, हमारा इशू यही है कि हम बात करें जो पाकिस्तान को मसाइल मौजूद हैं। हमारे लिए इशू वो हैं जहां सल्तनतें फैसला कर रही होती हैं, उसके अंदर कोई चीज गलत है तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, अच्छा है तो हम उसकी तारीफ करें, हम तो इस पे जाएंगे। लेकिन जनरल साहब, ये सोसाइटी के अंदर जो खास तौर पे इतनी तकसीम है कि हम ओपनली लोगों से लड़ने झगड़ना शुरू कर देते हैं, ये खत्म हो सकती है? जी, बहुत हद तक जो आपने बात की मैं इससे एग्री करता हूँ। हम बहुत एक्सट्रीम्स पे चले गए हैं। हमारे रवैयों में जो मनफीपन है वो ज्यादा होता जा रहा है, और आप सड़क पे देख लें लोग आम झगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें काफी वजूहत हैं, लेकिन वैसे मजमूई मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोल हो सकती है, और ये सर्टन लेवल पे इसको हम रहने दें। इससे मलिक ज्यादा साहब, तो एक खैर दूसरा मैंने कंट्रोल नहीं कहना होगी, इससे ज्यादा तो कंट्रोल नहीं हो सकती। एक लेवल पर रहें, उस लेवल से आगे ले जाने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है। उसके लिए भी मैं समझता हूँ हैसियत मजमूई हमारे जो सोसाइटी की लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनको मिलकर अगर ये काम करें तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं नौजवानों से इंटरेक्शन करता रहता हूँ यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो बात समझते हैं और बात समझ के वो उस पर अमल करने को भी तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। समीना, ये लीडरशिप की जिम्मेदारी जो जनरल साहब कह रहे हैं कि उनको चाहिए सोसाइटी से ये लड़ाई झगड़े, हमें डायलॉग करना चाहिए, जिसका राणा साहब ने भी जिक्र किया, हमें नेशनल इशूज़ पे बात करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बातचीत के बगैर हम एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने पे उतरे हुए हैं, राह चलते लोगों का मजाक उड़ाते हैं, रोकते हैं, उनके ऊपर तबसरे करते हैं। देखिए मलिक साहब, जैसे वो बिल्कुल सही बात की है वैसे राना साहब ने कि ये थोड़ा एक पर्सनल यानी पर्सन रिलेटेड इशू है, तो इस पे जनरली अगर आप देखें कि रवैया ऐसे ही हम देखते हैं किसी न किसी जगह। जनरली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हुई हुई है, पोलराइजेशन बहुत है, बहुत ज्यादा लोगों ने सहा भी है, बड़ी जातियां भी हुई हैं लोगों के साथ, वो भी अपनी जगह हकाइक हैं, तलखी बड़ी है माशरे में, ये भी हमने देखा है। तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शंस भी हमें नजर आते हैं, नहीं होने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। किसी सरकारी एहलकार को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। सियासतदानों में भी तो बर्दाश्त होनी चाहिए, ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है।
कि अगर वैसे उन्होंने कोई गाली या हरासा या कोई इस टाइप की नहीं, अगर कोई सरगोशी की है, मुझे वैसे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, शायद कोई सरगोशी की उन्होंने किसी कॉलीग से कोई कमेंट किया, तो वो एक अलग चीज है। अगर ठीक है। उसके ऊपर जो है, जब आप सियासतदान होते हैं आपको बहुत सारी नापसंदीदा चीजें भी बाज़-औक़ात बर्दाश्त करनी पड़ी, तो अगर डायरेक्टली आपसे किसी ने कोई बात नहीं की, आपस में किसी ने कोई बात की है, तो उससे बिला वजह मेरा ख्याल है उलझना कोई इतना मुनासिब अमल नहीं है। सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, और इसी से फिर आगे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी ये चीज आएगी कि हम लोगों ने भी बर्दाश्त के साथ जो है वो आगे चलना है। लेकिन मेरा ख्याल है जो ओवरऑल मुल्क का माहौल है, जब तक वो ठीक नहीं होगा ना मलिक साहब, ये हमें रिएक्शन इस तरह से ठीक होने बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जब इतनी पोलराइजेशन है तो उसका इफेक्ट तो नजर आ रहा है नीचे तक। समीना पाशा साहब, अमलिया साना साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।